हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइवर्सिटी का एक नया चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यू नो, डाइवर्सिटी मैंने आपको पहले भी कहा था, अपने आप में ही एक बहुत ही उलझी हुई यूनिट है, क्योंकि डाइवर्सिटी जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ तो आ जाती है कि भाई हाँ, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, बट उन्हें इस तरह से पढ़ना कि वो हमें नीट के एग्ज़ाम तक रिटेन कर सकें, हम उन्हें याद रखें उन चीज़ों को, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जनरली बच्चे दो तरह की गलती करते हैं, मैंने देखा है। या तो डाइवर्सिटी पढ़ते वक्त चीज़ों को समझते ही नहीं है, सोचते हैं तो रटने वाली यूनिट है, भाई कैरेक्टरिस्टिक्स रट लो, इसके एग्जाम्पल्स रट लो और बस वही एक तरीका है। बिल्कुल गलत। अगर आप समझेंगे ही नहीं कि किस फाइलम में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो याद करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे कि आप लोग समझ लेते हो, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई, आपको उस समय याद भी हो गया और उसके बाद उस यूनिट को उठा के रख दिया। आप नीट के टाइम पर आप उसे खोलते हो सीधा, तब तक सब कुछ साफ हो चुका होता है। तो इस यूनिट के लिए एक थंब रूल बना लो, क्या कि आपको पहले तो इसका जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसको तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझना है। बिल्कुल ये माइंड नहीं बनाना है कि भैया ये तो बिल्कुल ही रट्टाफिकेशन वाली यूनिट है, ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं जिनके थ्रू आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि अच्छा इसमें ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और फिर ये एक ऐसी यूनिट है जिसको समझने के बाद ना आपको याद भी करना पड़ेगा और बार बार इसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, तब जाके नीट में आपके इस यूनिट के 40 मार्क्स पक्के होंगे। 40 मार्क्स क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट से, मतलब नॉट ओनली दिस चैप्टर, पूरी यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, इस यूनिट से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो चॉइस की तरह तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ऑप्शन तो है नहीं आपके पास कि भैया डाइवर्सिटी नहीं पढ़ रहे मैम, हमें तो समझ नहीं आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एनसीईआरटी से जो जो एग्जाम्पल्स हैं, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके पीछे छुपे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें करवाऊंगी। क्या पढ़ना है आपको डाइवर्सिटी में? 3 चैप्टर्स हैं, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड छोटा सा चैप्टर था। मेन जो डाइवर्सिटी के 3 चैप्टर्स हैं वो हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिसमें से हम आज स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि हमारी जो ये बायोलॉजी की दुनिया है उसको कैसे टेक्सोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, कौन से किंगडम में कौन मेंबर्स आते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं और क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको मेनली, आपको पता है ना, जो सबसे यूनिवर्सल मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था आर.एच. विटेकर ने, और उन्होंने हमारी इस पूरी बायोलॉजी की दुनिया को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। कौन से हैं वो 5 किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इस वर्ल्ड को समझने के लिए जियोग्राफिकली अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड करते हैं, कंट्रीज़ में स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या किया है, जो अलग अलग टेक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने हमारे बायोलॉजी की दुनिया में जो इतनी इमेंस बायोडाइवर्सिटी है ना, उसके ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है उसमें 5 किंगडम्स आते हैं, जिसमें से इस चैप्टर में वी विल कवर दीज 3 किंगडम्स। प्लांटी और एनिमेलिया का यहाँ बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, बाकी मेन जो है वो इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं जिन्हें हम अगेन इंटरेस्टिंग तरीकों से पढ़ेंगे। एंड एट द एंड क्या है इस चैप्टर में? वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं बच्चों दुनिया में जिनके पास सेल ही नहीं है। सोचो, हमने लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा था कि सेल लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है, एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है, बट जब टेक्सोनॉमिस्ट को, साइंटिस्ट को ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला कि भाई इनके पास तो सेल ही नहीं है। हालांकि सेल नहीं होने की वजह से जब तक वो इन्वायरमेंट में है तब तक वो एक नॉन लिविंग की तरह ही होते हैं, और जब वो किसी पर अटैक करते हैं, किसी सेल में एंटर करते हैं, तब वो लाइफ वाले फीचर शो करते हैं, बट स्टिल वो लिविंग तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे। तो उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी चैप्टर के एंड में बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, अभी हम सीधा किंगडम मोनेरा से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों, पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बताए हैं जो अभी तक साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं। देखें क्या लिखा है। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. You know that it was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born of a need to use the organism, like food, shelter, clothing. Living world में भी था ये statement कि पुराने समय में क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं हुआ करते थे, बल्कि जो भी उस ऑर्गेनिज्म की हमारे लिए यूटिलिटी है,
उसके बेसिस पर उसको क्लासीफाई किया जाता था। बट फिर धीरे धीरे चेंज हुए क्राइटेरिया और साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस आने लगे। तो अगर आपसे नीट में पूछें हु वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, तो आपको याद रखना है किसका नाम, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी एरिस्टोटल। सबसे पहले एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन को सिंपली आप एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन कह सकते हो। भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता थी एरिस्टोटल के टाइम पर, तो उन्होंने क्या किया, जो भी प्लांट्स थे ना उनको उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं वो हैं हर्ब्स, जो थोड़े मीडियम साइज के और झाड़ियों की तरह दिखने वाले हैं वो हैं श्रब्स, और जो बहुत लंबे हैं टॉल हैं उनको नाम दे दिया ट्रीज। तो सिंपली प्लांट्स को पूछ लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है बट आपसे पूछ लेंगे कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को किस बेस पर क्लासिफाई किया था, तो ध्यान रखना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर, बाहर से वो कैसे दिख रहे हैं, सिर्फ इस बेसिस पर उन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। इसी तरह एरिस्टोटल ने एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया, भाई एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया कि भाई उनके पास रेड ब्लड है या रेड ब्लड नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा कि एनिमल किंगडम में 2 ही फाइलम ऐसे हैं जिनके पास रेड ब्लड होता है। एक तो हमारा फाइलम यानी कॉर्डेटा, सारे कॉर्डेट्स, नॉट ओनली मैमल्स बल्कि फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के पास रेड ब्लड होता है। तो एक तो ये, और एक फाइलम और होता है एनेलिडा जिसमें अर्थवॉर्म भी आता है, ये रेड ब्लड वाले फाइलम है, ठीक है। बाकी जो भी लोअर या जो भी फाइला है वो सब क्या है, वो सब उन सब के पास रेड ब्लड नहीं होता है ना। ब्लड तो होता है उनमें से कुछ के पास, लेकिन कलरलेस होता है या फिर होता ही नहीं है ब्लड। तो हो सकता है एरिस्टोटल ये बोलना चाह रहे थे एक तरह से वो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में ही क्लासीफाई करना चाह रहे थे ऑर्गेनिजम्स को, बट नोटोकॉर्ड जैसा उस समय उनको कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने बहुत ही वेग सा क्लासिफिकेशन दे दिया कि भाई जिनके पास रेड ब्लड है उनको अलग ग्रुप में रख दो और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उनको अलग ग्रुप में रख दो। उन्होंने नाम रख दिया इनाइमा और एनाइमा, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको तो सिंपली बस ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ आगे बढ़े। अच्छा इसमें आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये रेड ब्लड जिनके पास है उनको हम क्या कहेंगे, इनाइमा, और जिनमें एब्सेंट है रेड ब्लड वो ए फॉर एनाइमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर एरिस्टोटल के बाद जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस, उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसको नाम दिया जाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। पूछ लेंगे आपसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, तो नाम ध्यान रखना, किसका नाम याद रखोगे, हाईलाइट कर दो, कैरोलस लीनियस का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि आप देखते हो ना ज़्यादातर जगह जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा रहता है एनिमल्स को 2 पार्ट्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स को 2 में क्लासीफाई किया हुआ है, प्लांट्स और एनिमल। बट अब तो हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट हैं, लेकिन तब जब लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था तब 2 ही ग्रुप्स थे कि या तो ऑर्गेनिज्म प्लांट है या तो वो एनिमल है, और उसका क्राइटेरिया क्या रखा था उन्होंने, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जिसमें भी सेल वॉल थी उन सबको रख देते थे प्लांट किंगडम में, और जिसमें भी सेल वॉल नहीं है उन सबको रख दिया था एनिमल किंगडम में। तो सोचो जो फंजाई ग्रुप है, पूरा फंजाई किंगडम जो अब एक अलग किंगडम है, उनमें सेल वॉल होती है ना, तो पहले के टाइम में फंजाई को भी प्लांट्स माना जाता था, जबकि कितना गलत है। फंजाई तो हेट्रोट्रॉफ हैं, प्लांट्स की तरह ग्रीन थोड़ी ना होते हैं, बट फिर भी दे बिलोंग टू प्लांट किंगडम। इसी तरह बैक्टीरिया के बारे में भी पता था लीनियस के टाइम पर, लेकिन बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, तो बैक्टीरिया को भी उठा के कहाँ रख दिया था, प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो बहुत इसीलिए पुराने जो क्लासिफिकेशंस थे ना, तब हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन थी, तो वो थोड़े से वेग हुआ कर, मतलब वेग भी नहीं कह सकते, यूँ कह सकते हैं कि वो कम इन्फॉर्मेटिव थे। इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पर अगर ज़रूरत लगे तो नया क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है देखते हैं कि they were included all plants and animals respectively. This system, इस सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे हाईलाइट करना। This system did not distinguish between eukaryote and prokaryote, ऐसा कोई भी डिस्टिंग्विश इस सिस्टम में नहीं था। दूसरा क्या था इसका ड्रॉबैक, देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तुम खुद सोचो, तुम्हें पता है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं जबकि प्लांट्स तो मल्टीसेलुलर हैं, और बैक्टीरिया को प्लांट्स के साथ रख दिया, तो इसमें ये भी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया कि कौन यूनी है कौन मल्टी है। देन
उसके अलावा फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में भी कोई डिफरेंस नहीं है भाई। अभी मैंने आपको क्या कहा कि फंजाई को भी प्लांट्स के साथ रखा हुआ है, तो ये भी कोई उन्होंने नहीं देखा। तो ये मेन 3 ड्रॉबैक्स में आप ध्यान रख सकते हो कि लीनियस की क्लासिफिकेशन के क्या ड्रॉबैक थे। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को अलग नहीं किया, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को अलग नहीं किया, एंड ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स को भी अलग नहीं किया। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही नया सिस्टम आया जो कि दिया आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में। आगे क्या लिखा है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे समझ में ही नहीं आता था उनको प्लांट में रखना है कि एनिमल्स में रखना है, जैसे कि यही हो गए फंजाई। Hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate। ध्यान रखना, बहुत लंबे टाइम तक ये सिस्टम यूज हुआ था बट बाद में इसको डिस्प्रूव कर दिया गया, ठीक है। Besides gross morphology, a need was also felt for introducing other characteristics। भाई ऐसा कहा टेक्सोनॉमिस्ट ने कि सिर्फ इन बेसिस पर आप क्लासीफाई नहीं कर सकते थे, सेल का स्ट्रक्चर भी देखो कि सेल प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, सेल वॉल किसकी बनी है ये भी देखो मेजरली, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना चाहिए हमें, तब जाके एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन बनेगा। ध्यान है इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी वर्ड कहीं भी आएगा इसका मतलब है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक, ठीक है। Classification systems for the living organisms have undergone several changes over the time, though plant and animal kingdom have been a constant। हर classification system में plant और animal kingdom नहीं हटे, वो तो रहे ही। Under all different system, the understanding of what organisms be included under these kingdom have been changing। ये change होता गया, जैसे पहले फंजाई प्लांट्स में था, बाद में उसको अलग कर दिया गया। पहले जैसे प्रोटोजोन्स जो आप पढ़ते हो ना, अमीबा, पैरामीशियम, वो भी एनिमल किंगडम में ही आते थे बच्चों, बट अब उनको प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया। तो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग सिस्टम्स में शिफ्ट करते गए, जरूरत लगी तो उनका नया किंगडम बना दिया, ठीक है। अब आया मोस्ट वैलिड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया याद रखना, हाईलाइट कर दो, आर.एच. व्हिटेकर। बहुत कॉमनली पूछते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1969 में दिया और उन्होंने हमारी पूरी बायो की दुनिया को डिवाइड कर दिया 5 किंगडम्स में। मोनेरा जो कि बैक्टीरिया का किंगडम है, प्रोटिस्टा जिसमें कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आते हैं, भी बताऊंगी इसके बारे में, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। और जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से मेन क्राइटेरिया थे जो इस सिस्टम को क्लासीफाई करने में यूज किए गए थे। तो इसमें आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से क्राइटेरिया। एक तो सेल स्ट्रक्चर, सेल प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, सबने सेल बायोलॉजी के सेशंस अटेंड किए ना, नाउ यू नो। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ सेल्स है या टिश्यूज बन गए हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बट ऑब्वियस लेना ही लेना है, रिप्रोडक्शन मेथड्स भी देखने हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखना है। बट ये कुछ क्राइटेरिया बताए उन्होंने, और भी कई सारे क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इस सिस्टम में यूज किए, ठीक है। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की एक टेबल दी हुई है बच्चों, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। बट इससे पहले एक चीज़ और, यहीं पर एनसीईआरटी में इसी पैराग्राफ के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है 2-3 लाइन्स का, उसमें आपको बहुत बहुत ब्रीफली 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया है। वैसे तो अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेड 5 ही है, लेकिन कार्ल वूज का कहना है कि बैक्टीरिया का जो ग्रुप है ना, मोनेरा किंगडम, उसको भी 2 अलग किंगडम में डिवाइड करो, क्योंकि आप पढ़ोगे मोनेरा किंगडम में कि सारे बैक्टीरिया जो हमारे आसपास रहते हैं, चारों तरफ हैं, वो तो इन नॉर्मल कंडीशंस में रह लेते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है बैक्टीरिया का जो एडवर्स कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं, और इसके लिए उनकी सेल में कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कई यूनिक फीचर्स हैं उनके पास। तो कार्ल वूज का कहना है कि भाई उन आर्की बैक्टीरिया को जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उनसे अलग करो, उनका एक अलग किंगडम बनाओ। तो उन्होंने इस अपने सिस्टम को नाम दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी वही 5 किंगडम तो थे ही जो आर.एच. व्हिटेकर के थे, एक 6th किंगडम और ऐड कर दिया उन्होंने, जो ठीक है। और सिंपली उस 6th किंगडम को आप आर्की बैक्टीरिया या आर्की कह सकते हो,
ठीक है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछ लें कि भाई किसने दिया, तो एनसीईआरटी में नाम तो है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आप लिख लो बाय कार्ल वूज इन 1990। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नहीं क्लिक करती है एग्जाम में, इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक और नाम है, दैट इज 3 डोमेन सिस्टम। इसका क्या मतलब है भाई, देखो 3 डोमेन सिस्टम क्यों कहते हैं इसको बच्चों, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में क्या किया कि ये जो 6 किंगडम्स थे ना, उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। 3 डोमेन्स में, कौन से 3 डोमेन्स में, जो जिसमें नॉर्मल बैक्टीरिया आते हैं, हमारे चारों तरफ के यू बैक्टीरिया आते हैं, उस डोमेन का नाम रखा बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया में जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, जिनको कि आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, उनका एक डोमेन बना दिया आर्की, उस डोमेन का नाम है आर्की, ठीक है। और जितने भी यू कैरियोट्स हैं उनका डोमेन बना दिया यू कैरिया। अच्छा, ये बात तो आप सबको पता है ना, मैंने सेल पढ़ाते वक्त भी बताया था कि पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट हैं, और कोई भी प्रोकैरियोट नहीं है, चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, चाहे से वो सब सिंगल सेल्ड हैं, बट वो सब प्रोकैरियोट नहीं है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक सेल इज इक्वल टू बैक्टीरियल सेल, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया, तो इन दोनों में तो प्रोकैरियोट्स आते हैं, और ये हो गए सारे यूकैरियोट्स। तो जो आपके जो 4 किंगडम्स हैं भाई, सिर्फ मोनेरा ही तो प्रोकैरियोट है, बाकी तो सब यूकैरियोट है ना। तो इस 3rd डोमेन में कौन आता है, इस 3rd डोमेन में आते हैं कौन कौन से किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये चारों किंगडम्स इसी में आते हैं 3rd डोमेन में, ठीक है। और जो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा किंगडम, वो यहाँ आता है, और आर्की में इस मोनेरा से ही निकालकर किसको रखा गया है, आर्की बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया को। इसलिए किंगडम तो हो गए 6 और डोमेन हो गए 3, ठीक है। तो 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। तो किसका डिवीजन हुआ है, मोनेरा का 2 डोमेन में डिवीजन हुआ है। क्लियर है क्या, डिवाइड मोनेरा इनटू 2 डोमेन, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट्स इन द 3rd डोमेन। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना एनसीईआरटी के, ये हमें बड़ा उलझा देते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह से ध्यान रखोगे चीज़ों को तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। इस सिस्टम की कोई डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, आपको सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट इससे पहले, इस टेबल पे जाने से पहले एक बार हम ये और देख लें कि इस 5 किंगडम से रिलेटेड और क्या लिखा है एनसीईआरटी में। देखो भाई, वहीं पे एनसीईआरटी में, आप आगे पढ़ो। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system, अब ये जो मैं लाइन्स पढ़ने जा रही हूँ ये 5 किंगडम के लिए नहीं है, ये देखो क्या लिखा है, ये अर्लियर सिस्टम्स के लिए है, स्पेशली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए है। कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसने क्या किया था, इस पॉइंट को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। It included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under plants. भाई एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तो सब प्लांट में आते ही आते हैं, बट फंजाई को और बैक्टीरिया को भी किस में रखा हुआ था, प्लांट्स में रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट दे ऑल हैड सेल वॉल। सब में सेल वॉल होती है, अभी कहा मैंने। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखा जाए तो बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, ये सब यूकैरियोट है, साथ में रखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। इट ब्रॉट टुगेदर द, लिखा है ना, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पता है ना, BGA, देखो नाम में आ रहा है एल्गी, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है डाइवर्सिटी में। एक बार बता देती हूँ, फिर हमेशा ध्यान रखना। BGA जो ब्लू ग्रीन एल्गी वर्ड है, ये इनका पुराना नाम है। जैसे आपने देखा होगा कई बार वाटर बॉडीज़ होती हैं, पानी कहीं पर भी पानी भरा हुआ है, रुका हुआ पानी है, और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, उसकी केयर ना की जाए, तो कुछ समय बाद वो हरा हो जाता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं उसमें एल्गी की ग्रोथ हो गई। तो वो कौन सी एल्गी होती है? वो एक्चुअली में BGA होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इसका कलर हरा है, तो साइंटिस्ट यही समझते थे कि भाई ये प्लांट्स हैं, सेल वॉल भी है इनके पास। बट बाद में जब उनको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किया गया तो क्या देखा कि ये जो एल्गी, हम जिनको एल्गी समझ रहे थे, वो एक्चुअली में एल्गी नहीं, वो बैक्टीरिया हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल यूकैरियोटिक नहीं थी। भाई एल्गी तो किस में आते हैं? ग्रीन एल्गी प्लांट्स में आते हैं, और उनकी सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है, जैसे कि प्लांट्स की है।
बट बीजीए की जो सेल्स थी वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक। तो इसलिए उनका फिर नाम चेंज किया गया कि भाई इनको एल्गी मत कहो, ये तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और उनका नया नाम रख दिया साइनोबैक्टीरिया। साइनो वर्ड ब्लू कलर के रेफरेंस में आता है ना, तो साइनोबैक्टीरिया इनका करेक्ट नेम है और बीजीए एक तरह से मिसनोमर है, बट हर जगह यूज़ करना है क्योंकि इतना पुराना नाम है, इनकी पहचान बन चुका है ये नाम इनका, ठीक है। बट डू रिमेंबर बीजीए प्लांट किंगडम में नहीं आता, बीजीए मोनेरा किंगडम में आता है, इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या किया इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने, क्या किया था, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था, ठीक है। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, वही सेम ड्रॉबैक जो पीछे दिए थे वो यहाँ पर विद एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। कैसे भाई, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का कोई एग्जाम्पल दो। तो जब आप ग्रीन एल्गी पढ़ोगे ना बच्चों, तो ग्रीन एल्गी में आएगा, एक है क्लेमाइडोमोनास और एक है स्पाइरोगायरा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है, नीट में आते ही आते हैं, ठीक है। स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है। अब पुराने क्लासिफिकेशन में दोनों को ही प्लांट्स में रखा था, दोनों ही एल्गी हैं, दोनों में प्लांट्स के फीचर्स हैं नो डाउट, तो दोनों को कहाँ रखा हुआ था, एल्गी में रखा हुआ था इन प्लांट किंगडम, ठीक है। बट आर.एच. विटेकर ने क्या किया पता है, अपने एक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की थी उन्होंने, कि भाई उन्होंने कहा पहला किंगडम तो बना दिया मैंने बैक्टीरिया का, सारे दुनिया भर के जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, इंडिया में रहते हो, कहीं के भी बैक्टीरिया हो, उन सबको आप बायोलॉजी के किस किंगडम में रखोगे, मोनेरा किंगडम में रखोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे बैक्टीरिया में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है ना। अब जितने भी यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे, जिन जिन के पास यूकैरियोटिक सेल थी, उनको कैसे डिवाइड किया देखना। अभी इस किंगडम को भूल जाओ, उनको डिवाइड किया, एक तो फंजाई, फंजाई में क्या होता है यूनो ना, फंजाई सब हेट्रोट्रॉफ है, आपने सुना है, फंजाई को हिंदी में बोलते हैं फफूंद, कहीं भी चीज़ों पे फफूंद लग जाती है, चपातीस बहुत दिनों से पड़ी हुई है, ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अगर हम चीज़ों को रेफ्रिजरेट नहीं करते, बारिश के मौसम में तो और जल्दी फंगस लगता है, तो वो जो फंगस लग रहा है वो क्यों लग रहा है चीज़ों पर, क्योंकि फंजाई खाना नहीं बना सकते खुद का, ना एनिमल्स की तरह शिकार करके खा सकते हैं। फंजाई का खाना होता है यही सारे फूड आइटम जिन पे वो ग्रो करके उन्हें डिकम्पोज करते हैं और अपना नरिशमेंट ले लेते हैं। या कहीं पर भी कोई डेड बॉडी पड़ी है, कोई चूहा मरा हुआ पड़ा है, कोई भी डेड बॉडी पड़ी है, हम ही तो फ्यूनरल्स करते हैं ना, और स्पीशीज़ तो नहीं करती, तो उन पर जो ग्रो करते हैं जनरली वो कौन होते हैं, वो सब फंजाई किंगडम के मेंबर हैं। तो फंजाई किंगडम में उन सभी यूकैरियोट्स को रख दिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रॉफ होते हैं, बट उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो पहले ही याद कर लिया हमने, ठीक है। चाहे से वो सेल वॉल काइटिन की बनी है, सेल्यूलोज की नहीं बनी, बट प्रेजेंट तो है, ओके। और प्लांट किंगडम में तो आपको पता ही है कौन आते हैं, सारे ऑटोट्रॉफ आते हैं। और एनिमल किंगडम में किसको रख दिया, जिनमें सेल वॉल ही नहीं है। तो यूकैरियोट्स को 3 अलग अलग में क्लासीफाई कर दिया, पहले तो समझ गए ना, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन और सेल वॉल याद रखना तुम तो, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल। अब क्या हुआ, इन तीनों किंगडम्स में जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके पास बहुत सारी मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो सिंगल सेल्ड थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो सिंगल सेल्ड थे। तो आर.एच. विटेकर ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, इन सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को निकालो और उनका एक सिंगल किंगडम बना दो। तो प्रोटिस्टा किंगडम कैसे आया, प्रोटिस्टा किंगडम आया इन तीनों से मिलकर बना, जो सिंगल सेल्ड फंजाई थे उनको उठा लिया, जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स थे उनको उठा लिया, और जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स थे उन सबको उठाकर कहाँ डाल दिया, प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया। समझ में आ गई क्या बात। बस यीस्ट अभी भी एक्सेप्शन है, यीस्ट सिंगल सेल्ड फंजाई है बट फंगस है, बट फिर भी उसको प्रोटिस्टा में नहीं रखा, वो फंजाई के साथ ही सेफ है, ठीक है ना। बाकी जितने भी देखो एनिमल में कोई सिंगल सेल्ड के एनिमल इस किंगडम में नहीं है, मतलब कोई सिंगल सेल्ड एनिमल है ही नहीं। पहले पुराने टाइम में मैंने तुमको क्या कहा था, अभी इवन तुम 9th में पढ़ते भी होंगे, जो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम है ना, उनको एनिमल किंगडम में ही रखा जाता था। प्रोटोजोआ, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल, प्रिमिटिव एनिमल्स बोला जाता है उनको। लेकिन आर.एच. विटेकर ने उन प्रिमिटिव एनिमल्स को, क्योंकि वो सब सिंगल सेल्ड होते हैं, कहाँ शिफ्ट कर दिया, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल में हमेशा तुमको अमीबा तो याद रखना ही रखना है। और इससे तुम्हारी दूसरी गलतफहमी भी दूर हो गई क्या, नीट में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट, उसमें पहला ही ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा अमीबा। और जनरली आप छोटी क्लासेस से अमीबा को प्रिमिटिव पढ़ते आए हो, तो तुम्हें लगता है हाँ यार अमीबा तो प्रोकैरियोट ही होगा। नहीं, अमीबा
यूकैरियोट है, नो डाउट अमीबा सिंगल सेल्ड है, उसके पास एक ही सेल होता है, बट वो एक सेल हमारी सेल जैसा है, समझ रहे हो, उसके पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ERGB सब है, ठीक है ना। तो अमीबा प्रोकैरियोट नहीं है, अमीबा प्रोटोजोआ है, अमीबा प्रोटिस्टा है, लेकिन अमीबा प्रोकैरियोट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो ये प्रोटिस्टा किंगडम कैसे बना, तीनों से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उठा लिए। तो अब इसी वाली पे बात हो रही थी कि प्लांटी में पहले क्लेमाइडोमोनास भी प्लांटी किंगडम में ही था, इवन अभी भी NCERT में जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे ना तो कई सारी जगह एग्जाम्पल में इसका नाम है, तो कन्फ्यूजन भी होता है हमें कि यार क्लेमाइडोमोनास को तो कह रहे हैं प्रोटिस्टा में रख दिया और फिर यहाँ NCERT प्लांट किंगडम में कह रही है, क्योंकि इतनी गहराई तक समाया हुआ है ये प्लांट किंगडम में कि अभी भी कई जगह से इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। बट अगर तुमसे नीट में पूछें कि RH विटेकर ने क्लेमाइडोमोनास को कहाँ प्लेस किया है, तो आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था कि चाहे सिंगल सेल्ड एल्गी हो चाहे मल्टी सेल्ड एल्गी हो, सबको साथ में रखा हुआ था, ठीक है। प्लस हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ में भी कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रखा था, ठीक है। इवन ये भी लिखा है कि फंजाई और प्लांट्स में एक और डिफरेंस होता है कि उनकी सेल वॉल अलग अलग होती है, फंजाई में काइटिन की होती है और प्लांट्स में तो आपको पता ही है सेल्यूलोज की होती है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक तरह से आप समझ गए ना बच्चों, ये जो हमने अभी डिस्कस किए ना, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पर ऊपर ना ऐसे 5 किंगडम लिखा हुआ है, तो कई बच्चे सोचते हैं ये सब 5 किंगडम की बात हो रही है, ये अर्लियर क्लासिफिकेशंस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स की बात हो रही है। अब आइए 5 किंगडम की बारी। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. फंजाई को अपना एक अलग जगत दे दिया, अलग किंगडम दे दिया कि भाई तुम आराम से राज करो अपने किंगडम पे, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें कौन आते हैं, बैक्टीरिया, वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया को अलग किंगडम दे दिया, मोनेरा की राजा प्रजा सब बैक्टीरिया हैं, ठीक है। एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, the unicellular eukaryote are placed in kingdom protista. प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट नहीं आते बच्चों, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट आते हैं, बट कौन से यूकैरियोट, जो सिंगल सेल्ड हैं। एकदम अच्छे से अपनी NCERT में बड़ा बड़ा लिख देना, प्रोटिस्टा इज अ किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। जबकि मोनेरा क्या है, मोनेरा में भी तो सिंगल सेल्ड ही आते हैं, बैक्टीरिया तो कभी मल्टी सेल्ड होता ही नहीं है, बैक्टीरिया तो हमेशा यूनिसेल्ड होता है, तो मोनेरा में भी यूनिसेल्युलर आते हैं, जो कि क्या हैं, जो कि हमेशा प्रोकैरियोट्स ही होंगे, ठीक है। और मल्टी सेलुलर जो हैं यूकैरियोट्स, उनको रख दिया इन तीनों में, जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको रख दिया इन तीनों में। अब ये मत पूछना मैम मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट कहाँ रखे, क्या कहा मैंने, प्रोकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते, प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा एक सिंगल सेल होती है जो कि बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक है, क्लियर। आगे क्या लिखा है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर। अब क्या इसमें आपको बताया है कि किंगडम प्रोटिस्टा की क्या खासियत है, कि प्रोटिस्टा किंगडम में सारे सिंगल सेल्ड एल्गी आ गई, क्लेमाइडोमोनास आ गया, क्लोरेला आ गया जो पहले एल्गी में प्लांट्स में था, और एनिमल से किसको उठा लिया, पैरामीशियम एंड अमीबा को, विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम, क्योंकि इन दोनों के पास सेल वॉल नहीं होती। तो आप एक बात समझ रहे हो क्या, कि इसका मतलब प्रोटिस्टा किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिसमें बहुत डाइवर्स फीचर्स मिलेंगे आपको। जिन्हें यहाँ से उठाया है उनके पास सेल वॉल होगी, जिन्हें यहाँ से उठाया उनके पास सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। तो सेल वॉल लिखा है ना, सेल वॉल में प्रेजेंट इन सम वाइल एब्सेंट इन अदर्स। बात समझ में आ रही है आपको, इसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे तुम्हें, इसमें तुम्हें ऑटोट्रॉफ भी मिलेंगे, इसमें तुम्हें हेट्रोट्रॉफ भी मिलेंगे, ठीक है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। एक बात है जो कॉमन है प्रोटिस्टा किंगडम में, कि सभी सिंगल सेल्ड होंगे और सभी यूकैरियोट्स होंगे, ठीक, डन। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will, अब यहाँ पे लिखा है
कि ऐसा मत समझना कि 5 किंगडम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दिस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट। हो सकता है फ्यूचर में और कोई नया क्लासिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली, क्या चाहते हैं टेक्सोनॉमिस्ट, कि एक ऐसा सिस्टम बने जो ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को कंसीडर करे, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ले। किसी भी क्लासिफिकेशन में ये तीनों तो होते ही होते हैं, प्लस इवोल्यूशन भी अब इंक्लूड किया जाता है। लास्ट में आपको बताया कि इस चैप्टर में आप मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्लांट और एनिमल के सेपरेट चैप्टर्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ये टेबल समझ में आ गई क्या? देखो एक बार और देख लेते हैं इस टेबल में क्या क्या पॉइंट थे। कि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि R.H. विटेकर ने अपने सिस्टम में ये क्राइटेरिया यूज़ किए थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ज़रा टेबल में दिए हैं क्या? ये तीनों सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही तो हैं या नहीं? सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल कैसी है, सेल वॉल है कि नहीं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकंड हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे 5 क्राइटेरिया देखे थे क्या हमने? फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर, सेकंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक यहाँ तो लिखा है, टेबल में नहीं लिखा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्राइटेरिया ही नहीं है, बिल्कुल है। रिप्रोडक्शन भी एक क्राइटेरिया है, इवोल्यूशन भी एक क्राइटेरिया है, बस इनको इस टेबल में डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पर देख लो। सेल टाइप, इसमें प्रोकैरियोट, बाकी सब में यूकैरियोट। सेल वॉल बहुत आसान है याद रखना, पूरे एनिमल किंगडम में एब्सेंट कर दो। प्लांट और फंजाई में हमेशा प्रेजेंट होगी, फंजाई में काइटिन की बनी होगी, प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होगी। मोनेरा किंगडम में मोस्टली 99% प्रेजेंट है। सिर्फ एक ग्रुप हम पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा, जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, अदरवाइज प्रेजेंट। और प्रोटिस्टा में मैंने तुमको कहा मिक्स है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया में मोनेरा किंगडम में सेल वॉल तो है, लेकिन ये कभी भी सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है बच्चों। बैक्टीरिया के पास भी नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। पूछ लेंगे तुमसे, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो फिर किसकी बनी होती है भाई? सबको पता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा दिया ना मैंने, अटेंड कर लिए सेशंस। तो मैंने बताया था क्या सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, बताया था। तो सेल्यूलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है, बट वो बैक्टीरिया में नहीं है। तो बैक्टीरिया के पास कुछ दूसरे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और ये हम पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम में। शायद मैंने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाते वक्त बताया था। दिस पॉलीसैकेराइड इज म्यूरिन, म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको तुरंत ये नाम क्लिक करना चाहिए। जैसे फंजाई में काइटिन और प्लांट में सेल्यूलोज याद रखते हो ना, वैसे ही बैक्टीरिया में नाम याद रखना है म्यूरिन्स या पेप्टाइडोग्लाइकन, एक ही सब्सटेंस है, और प्लस साथ में कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक, क्लियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला पॉइंट अलग से याद करने की जरूरत है क्या? याद करो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या? कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्या? नहीं, डीएनए डायरेक्टली पड़ा हुआ है। कोई भी यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उसको घेरते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ना। डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? तो सीधी सी बात है, जो भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। ये लो, यहाँ पर एब्सेंट कर दो, बाकी सब जगह प्रेजेंट कर दो, रटना नहीं है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सीधी सी बात है, जो है ही सिंगल सेल्ड उनमें तो सेलुलर लेवल ही मिलेगा। अब जिनके पास बहुत सारी सेल्स हैं वहाँ पर क्या लेवल मिलता है? देखो, अगर फंजाई को देखो ना, तो फंजाई में टिश्यूज तो होते हैं बट कोई ऑर्गन नहीं होते, ऐसे प्लांट्स की तरह रूट, स्टेम या लीव्स ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती है, बस बॉडी में हाइफा होते हैं, ठीक है। तो फंजाई में कौन सा लेवल लिखा हुआ है? फंजाई में लिखा हुआ है मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू, ऑर्गन तक नहीं होते। प्लांट्स में तो ऑर्गन पढ़ते ही हो तुम, टिश्यूज भी हैं और ऑर्गन्स भी हैं। ये रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब क्या है? प्लांट के ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन लेवल तक आ जाएगा। और एनिमल किंगडम जब तुम पढ़ोगे तो उसमें आएगा, एनिमल्स में सारे लेवल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स में टिश्यू लेवल होता है, कुछ में ऑर्गन लेवल होता है, और बाकियों में ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। प्लांट्स में जनरली एल्गी वगैरह में टिश्यू है, बाकी सब में ऑर्गन्स हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रटना पड़ेगा क्या? तो बहुत आसान है। सारे प्लांट ऑटोट्रॉफिक, सारे एनिमल हेट्रोट्रॉफिक, सारे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई यानी फफूंद, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, चीज़ों को खराब करते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक,
रही बात इन दोनों की, प्रोटिस्टा में इन दोनों के मेंबर्स हैं तो दोनों आ गया। बैक्टीरिया कौन है बताओ? बैक्टीरिया वैसे तो तुम हेट्रोट्रॉफिक ही याद रखते हो, बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया या तो हमको नुकसान पहुंचाते हैं या डेड बॉडीज़ पे ग्रो करते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हैं क्या? अभी बताया था, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, हरे कलर के बैक्टीरिया हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स। इसीलिए लिनियस कंफ्यूज हो गए थे और उन्हें प्लांट्स के साथ रख दिया था, ठीक है। अदरवाइज बीजीए हरे कलर के बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरिया होते हुए भी इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। इनमें जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए ना टर्म्स, ये तो आपने छोटी क्लासेस से पढ़े हैं, पता है ना इनके मीनिंग आप लोगों को, या नहीं पता? भाई सीधी सी बात है, देखो एक बार शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कौन सा? एक तो ऑटोट्रॉफ और एक हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफिक है उसमें फोटोसिंथेसिस तो सबको पता है, जो प्लांट्स करते हैं, और अब आपको पता है बीजीए भी करता है। एक और होता है ऑटोट्रॉफिक में, दैट इज कीमोसिंथेसिस। सुना है ये कभी? कीमोसिंथेसिस, इनको सनलाइट भी नहीं चाहिए, सिर्फ जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेजेंट केमिकल्स से अपना एनर्जी डिराइव कर लेंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मोनेरा किंगडम में। सिर्फ बैक्टीरिया ही अकेला एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपको कीमोसिंथेसिस मोड भी देखने को मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा ये कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो पढ़ाएंगे इसको आपको मोनेरा किंगडम में। और अगर हेट्रोट्रॉफ्स की बात करें तो हेट्रोट्रॉफ्स तीन तरह से अपना नरिशमेंट लेते हैं। कैसे? या तो ये होते हैं सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट समझते हो ना, जो डेड मैटर पे ग्रो करते हैं, दे ग्रो ऑन डेड मैटर, उसको डीकम्पोज करते रहते हैं और अपना खाना खाते रहते हैं। या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैरासाइट्स, जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट पर रहते हैं, लिविंग होस्ट, इनके लिए होस्ट का जिंदा रहना ज़रूरी है। अगर इनका होस्ट मर गया तो फिर इनको नरिशमेंट कोई नहीं देगा। सेप्रोफाइट मरी हुई चीज़ों से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। और हम कौन है? हम ना तो सेप्रोफाइट है ना पैरासाइट है, हम सब हैं प्रेडेटर्स। ज़्यादातर एनिमल्स क्या हैं? प्रेडेटर्स, शिकार करके खाने वाले, जिसे कहते हो आप होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम क्या करते हैं? किसी भी प्लांट या एनिमल को पकड़ते हैं फिर खाते हैं। इवन अगर अपन वेजिटेरियन भी हैं तो भी अपन प्रेडेटर्स ही हैं। अगर एक बर्ड सीड्स खा रही है तो इसका मतलब उसने प्लांट का कोई प्रोडक्ट खाया ना, तो भी वो प्रेडेटर या होलोजोइक ही कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें सब आ गए, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, दोनों आ गए इसमें। हम सब क्या हैं? प्रेडेटर्स हैं। समझ में आ गई बात? तो ये मोड्स हैं जो यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कि भाई कौन हेट्रोट्रॉफिक में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। डन। तो ये हमने आज के सेशन में क्या सीखा भाई? आज के सेशन में हमने जो अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनके बारे में समझा। कौन कौन से सिस्टम्स? एक तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का, फिर आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस का, फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर का, और सबसे रीसेंट है 1990 में जो कार्ल वूज ने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट हमें कौन सा पढ़ना है? 5 किंगडम। उसकी ब्रीफ हमने देखा कि कैसे आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को, हमारी बायोलॉजी की दुनिया को 5 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखो बच्चों, आप जो भी जिस दिन पढ़ते हो ना, एक तो उसको खुद ज़रूर पढ़ा करो एक बार और एनसीईआरटी से, यस बहुत ज़रूरी होता है, वो भी फटाफट पढ़ लिया करो चाहे से, बट एक बार और पढ़ लोगे ना तो वो चीज़ें तुमको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। और दूसरा, जब भी तुम्हें टाइम मिलता है तो पुराने टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया करो, नए टॉपिक्स के तो करते ही हो। अच्छा ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है ना जो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है मेरे साथ साथ और सोच रहा है कि इसी से हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। कभी भी थ्योरी पढ़ने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते, चाहे तुम्हें बाय हार्ट लर्न है वो थ्योरी तो भी नहीं, क्योंकि वो जो 4 ऑप्शन वहाँ आते हैं ना वो इतने उलझाए हुए होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कौन सा सही और कौन सा गलत। तो अगर कोई बच्चा सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बट सिर्फ थ्योरी कर रहा है, फिजिक्स में डेरिवेशन किए जा रहा है, केमिस्ट्री में लिख के चीज़ों को देखे जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट ये पूरी कब होगी आपकी ये मेहनत? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी नियम बनाओ, जैसे भी टाइम निकाल सकते हो। अगर आप स्कूल भी जाते हो तो मैं मानती हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत कम टाइम बचता है आपके पास, ड्रॉपर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत नहीं आती, बट जो 11th-12th के बच्चे हैं वो डेली अपने
टाइम टेबल में 2 घंटे फिक्स करो जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अगर डेली तीनों सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट करो ज़रूर, उसके बिना नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए तो ये सब आप नोट्स बना लेना। नोट्स टीम कॉम्पिटिशन ऐप पर अवेलेबल है और नेक्स्ट क्लास में हम मोनेरा किंगडम से स्टार्ट करेंगे।